हेलो वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे कुछ जनरल क्वेश्चन के बारे में जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम के अंदर। अभी जितनी भी शिफ्टें चल रही है या आगे जितनी भी शिफ्टें होने वाली है एग्ज़ाम की, दिन की सभी शिफ्टों के अंदर इन क्वेश्चनों के अंदर से कुछ ना कुछ जरूर आएगा। आप इस वीडियो में बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जिन जिनका एग्ज़ाम है उनको ये वीडियो शेयर करें ताकि उनके लिए हेल्पफुल हो सके, क्योंकि आज कुछ एक ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में भी आ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एग्ज़ाम का सिलेबस में अगर आप देखो, जो आपकी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हैं या करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो 20 नंबर का आएगा। और आपकी जो जनरल साइंस है, जीएस है, वो आपकी 25 नंबर की आएगी। और जो रीजनिंग है वो आपकी 30 नंबर की आएगी। और मैथ बच गया, जो मैथ है वो आपका 25 नंबर का आएगा। टोटल 100 क्वेश्चन 90 मिनट्स। टोटल जो आपके क्वेश्चन है वो 100 होंगे और 90 मिनट्स मिलेंगे आपको। तो अगर हम देखें तो इसके अंदर आपका जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और रीजनिंग की अगली हमारी क्लास रीजनिंग की होगी। तो अगर आप मोटा मोटा देखें 75 नंबर आपके वीडियो में से ही कवर हो जाएंगे। और जो मैथ की क्लासेस हम लेके आएंगे अभी आगे आने वाले समय में हम मैथ की क्लासेस भी देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब, मौलवी अहमदुल्ला, पीर अली या कुंवर सिंह? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाना साहब ने कानपुर के अंदर नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति के अंदर। 1857 की क्रांति 1757 प्लासी का युद्ध, 1757, 1857 और 1947, ये 3 डेटें बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इन तीनों डेट से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपका जरूर मिलेगा। इसके अंदर आपका जैसे 1857 आ गया, जैसे ये क्वेश्चन ही बन सकता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, और 1757 को हुआ था, आपको पता ही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तानसेन की परंपरा के संगीत घराने को किस नाम से जाना जाता है? तानसेन घराना, ध्रुपद घराना, सैनिया घराना या ग्वालियर घराना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैनिया घराना। जो तानसेन आपको पता है बहुत बड़े संगीतकार थे तानसेन जी। जो तानसेन की परंपरा के हिसाब से संगीत में चलते हैं उनको क्या कहते हैं? सैनिया घराना कहते हैं। उनके सैनिया घराने के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय यज्ञावली की संख्या किसे दी जाती है? सैयद बिंदु, चाणक्य, कालिदास, आशुतोष मुखर्जी? तो मैकियावेली की ये फोटो है, आप देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चाणक्य को कहा जाता है। और ये व्यक्ति थे कौन? ये इटली के निवासी थे, जो एक राजनायक थे, राजनीतिक दार्शनिक थे और म्यूजिशियन थे, संगीतज्ञ कह सकते हैं आप इन्हें। ये एक कवि थे और एक नाटककार थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? ये इंडेक्स से क्वेश्चन आ गया है। जो ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग का इंडेक्स है उसके अंदर भारत कौन से स्थान में है, स्थान पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 79वें स्थान पर है भारत।
ये ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग होता क्या है? तो अगर हम इसमें देखें तो किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है, यानी कि उस पासपोर्ट जो पासपोर्ट है वो कितनी कंट्री में वैलिड है, तो उसके अकॉर्डिंग ये रैंकिंग डिसाइड होती है। तो उसमें भारत का 79वां स्थान है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? पहला है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पत्रकारिता यानी कि आप बोलते हैं न्यूज वगैरह होगा जो, अंतर्राष्ट्रीय सूझबूझ या पर्यावरण अध्ययन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पत्रकारिता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस महापुरुष की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लगा लेना। तो किस महापुरुष की जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या स्वामी विवेकानंद? आप सबको लग रहा होगा सरदार भगत सिंह, लेकिन इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के ऊपर राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेवाड़ के किस शासक ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? कीर्ति स्तंभ, ये देखिए ये है, ये जो फोटो है ये कीर्ति स्तंभ की है। तो ये मेवाड़ के किस शासक ने बनाया था, ये इनका निर्माण करवाया था? राणा कुंभा, राणा सांगा, रायमल या मुगल? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राणा कुंभा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करता है? वैसे तो रोजगार है नहीं लेकिन देखा जाए तो इनमें से कौन सा होगा? वस्त्र उद्योग, इस्पात उद्योग, चमड़ा उद्योग या उर्वरक उद्योग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग एक ऐसा उद्योग है जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे ऐसी ही वीडियो आती रहेगी। आपके जो भी एग्जाम होंगे उन सभी की वीडियो आपको इस YouTube चैनल पे मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यूनानी भाषा में लिखी गई पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एथरियन सी किसकी रचना है? ये भाई साहब किसकी रचना है? मैगस्थीज की, टोलेमी, एंटियोकस या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं तो ये पेरिप्लस ऑफ द एथरियन सी किसने लिखी है? ये लिखी है विल्फ्रेड एच शोप ने, विल्फ्रेड एच शोप ने। और ये कौन थे? ये एक यूनानी व्यापारी थे। इन्होंने पेरिप्लस ऑफ द एथरियन सी नामक पुस्तक लिखी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नचिकेता मोर समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग से, कर सुधार से, केंद्र राज्य संबंध से या रेलवे से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैंकिंग से संबंधित है ये समिति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अरुणाचल प्रदेश के लिए दूरदर्शन का नया चैनल किस नाम से आरंभ किया गया है? ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो जो अरुणाचल प्रदेश में एक दूरदर्शन का नया चैनल शुरू किया गया है उसका नाम क्या है? अरुण प्रभात, प्रभात अरुण, अरुण प्रभात या शुभ प्रभात? इसका राइट आंसर है, क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर है ए, यानी कि अरुण प्रभात, जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर
दूरदर्शन का नया चैनल शुरू किया गया, उसका नाम अरुण प्रभा रखा गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देश में सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है? देश में सबसे ज्यादा वन किस राज्य में? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ या मिजोरम? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा वन है। सबसे ज्यादा वन किसमें है? मध्य प्रदेश में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डेविस कप की तरह महिलाओं के लिए किस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है? टेनिस कप। सबसे पहले हम जान लेते हैं टेनिस कप होता क्या है। ये टेनिस कप टेनिस से संबंधित है। टेनिस से संबंधित है ये कप। टेनिस कंपटीशन है ये। तो जो ये होता है पुरुषों के लिए, मतलब मेल के लिए होता है ये, और फीमेल्स के लिए कौन सा टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है? होपमैन कप, फेड कप, मिरोज कप या डेविड कप? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फेड कप। ये भी एक टेनिस कप है। जैसे जैसे इंडिया में क्रिकेट के अंदर T20 होता है, रणजीत ट्रॉफी होती है, या अलग अलग कप चलते हैं, वैसे ही जो टेनिस के अंदर है, आप कोई मर्जी गेम लगा लीजिए, हर एक गेम के अंदर कुछ टूर्नामेंट्स होते हैं। उन टूर्नामेंट्स को उनके अलग अलग नाम होते हैं। और जैसे टेनिस के अंदर है, जो मेल का होता है उसे टेनिस कप एक गेम है, टेनिस कप एक टूर्नामेंट है मेल्स के लिए, और फीमेल्स के लिए कौन सा है? फेड कप। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, बहुत बार रिपीट हुआ। ये रिपीट हुआ क्वेश्चन बहुत बार हुआ। हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? नीरजा मिश्रा, विजेंद्री पाल, कुमारी संतोष यादव या आरती शाह? इसका राइट आंसर क्या होगा? जैसे आपको फोटो में दिख ही रहा होगा, विजेंद्री पाल जी ये पहली महिला है जो हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करती है, इन्होंने सबसे पहले। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। LIC ने सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक के 51% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? यानी LIC ने कौन सी एक प्राइवेट बैंक है जिसका 51% शेयर ले लिया है? PNB का, SBI, देना बैंक या IDBI बैंक? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, IDBI बैंक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार या 3 बार या 4 बार? मतलब साल में कितनी बार बुलाए जाते हैं? कितनी बार बुलाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 बार बुलाया जा सकते हैं। जैसे अगर ये लोकसभा का आ गया है तो आपको पता होगा 2 सदन होते हैं हमारे, लोकसभा और राज्यसभा। उनके बारे लोकसभा और राज्यसभा में एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। अब तक जितने पेपर हुए उनके अंदर लोकसभा और राज्यसभा से एक क्वेश्चन जरूर आया है। तो हम इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। जो लोकसभा होती है, यानी इसको भंग किया जा सकता है, और ये भंग होगी कैसे? अगर प्रधानमंत्री जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो इस्तीफा दे दे तो लोकसभा अपने आप भंग हो जाती है। और लोकसभा अपने आप भंग हो जाती है। अगर हम बात करें कि लोकसभा में टोटल मेंबर्स कितने होते हैं? मेंबर्स 552, अधिक से अधिक 552 हो सकते हैं। इसके अंदर जो राज्यों से 530 लोग होते हैं, जो 530 लोग होते हैं, वो राज्यों का प्रतिनिधित्व वो
राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं वो राज्यों से लिए जाते हैं, और जो 20 सदस्य होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेश जो अपनी यूटीज हैं उनके अंदर से लिए जाते हैं, और जो बाकी बच गए 2 सदस्य वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है? 2 सदस्य लोकसभा के अंदर मनोनीत करता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। लोकसभा की बात होगी, अब बात करते हैं राज्यसभा की। जो राज्यसभा है उसमें कितने सदस्य होते हैं? 250 सदस्य हो सकते हैं। 238 जो मेंबर्स होते हैं वो राज्यों से आते हैं, मतलब तो 238 होते हैं, 283 होते हैं वो राज्य और यूटीज दोनों में से लिए जाते हैं। जो 12 सदस्य रह गए वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। और ये सदस्य कौन से होते हैं? 12 जो अपने फील्ड के अंदर मास्टर होते हैं, जैसे कि सिंगर हो गए या क्रिकेटर हो गए या बॉलीवुड एक्टर्स हो गए। जैसे अब आपने देखा होगा राज्यसभा के अंदर हेमा मालिनी, सचिन तेंदुलकर और शत्रुघ्न सिन्हा, ये सभी राज्यसभा के सदस्य हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदस्य है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। और इनके अंदर जितने भी मैंने आपको ये फैक्ट्स बताए हैं, ये सभी फैक्ट्स क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आ सकते हैं। और एक बात, जो लोकसभा होती है उसके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 साल का होता है, 5 साल का होता है। और जो राज्यसभा होती है उसका कार्यकाल 6 साल का होता है। आपसे पूछ लिया जाए कि लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 साल, और राज्यसभा का कितना होता है? 6 साल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहता है? यानी उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? 65, 60, 62 या 58? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 65। वैसे पहले ये 62 था, अभी कानून में संशोधन करके इसको 65 कर दिया गया। ये भी आपका करंट अफेयर से ही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेनजिंग नोरगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप इनको देख सकते हैं, जो ये वाले हैं तेनजिंग नोरगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ है? नौसेना की पूर्वी कमान कहाँ है? पूर्वी कमान कहाँ है बताइए? कोचीन में, विशाखापट्टनम में, कोलकाता में या चेन्नई में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विशाखापट्टनम में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सदाबहार वन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय में, विंध्य क्षेत्र में, नीलगिरी क्षेत्र में, सुंदरवन क्षेत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिमालय क्षेत्र। हिमालय क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोणार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? कोणार्क सूर्य मंदिर, शिव मंदिर, कृष्ण मंदिर या रथ यात्रा? किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आप इधर देख सकते हैं, ये कोणार्क मंदिर है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूर्य मंदिर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन भी आया है, तो ये स्थित है उड़ीसा में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत भारत सरकार द्वारा किसके नाम पर की गई?
सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण या पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी जी के नाम पर की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में, वाशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क में या जेनेवा में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? जहां पर भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा रेशम प्राप्त होती है या रेशम मिलती है? तमिलनाडु, असम, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ऑप्शन बी, कर्नाटक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, भाखड़ा नांगल, नागार्जुन सागर या टेहरी? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऊंचा बांध है भाखड़ा नांगल। आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने जो भी क्वेश्चन करे हैं, आज हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप इन सबको याद कर लीजिए। जितने फैक्ट्स मैंने इनके साथ बताए हैं उनके अंदर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।